दो बातों का जिक्र सर जम्मू कश्मीर को लेकर करना होगा। एक तो ये कि वहां पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, खासतौर से ऐसे इलाकों में जो आतंकवाद प्रभावित थे, जहां पर कुछ परसेंटेज वोटिंग हुआ करती थी, वहां पर इस बार वो डबल डिजिट में और वो भी 50% के लगभग करीब पहुंची। तो उसके लिए एक तो काबिले तारीफ कार्य और एक बार उसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट वोटिंग की बात करते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले, जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि हम आतंकवाद को वहां पर खत्म करने हुए आंकड़े बार बार दिखाते हैं मीडिया पर, लेकिन 4 दिन में अगर 4 आतंकी हमले होते हैं तो उनका भी जिक्र होता है। नहीं, उसमें दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह का वहां वोटिंग हुई है रिकॉर्ड, बल्कि मैं देख रहा था एक फेज में, शायद तीसरे फेज में कंट्री वाइड एवरेज 59-60% थी, और घाटी में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग उसकी भी उतनी थी जितनी कंट्री वाइड, बल्कि इसके तुलना में पहले 10% से। और मैंने एक बार संसद में कहा भी था कि क्या कभी कोई ऐसा नियम लाया जाएगा कि अगर कोई 8-10% वोट हासिल करके सांसद बनता है तो उसे मान्यता ही नहीं दी जाए, बिकॉज ही डजंट प्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 लाख जहां वोटर होते हैं, तो आप 10%, 8% लेकर के आगे वो मैनेज वोट, तो कहां तक आप उसके प्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, उस तरह से तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया था इन वंशवादी पार्टियों के द्वारा कि वोट संख्या कम रहे, ये वोट मैनेज करते और पुष्ट दर पुष्ट इनका राज चलता है। अब वहां फिजा खुली है। और दूसरी बात, इसी में सर एक नैरेटिव में और ऐड करना चाहूंगी, आतंक की बात आपने की, इसमें और उसमें फर्क है। मेरा ये मानना है कि ये दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट फेज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली इन दी वैली। एंड ये जो मिलिटेंट्स ऑन दी रन है, जो दबाव में आकर ये सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं, लेकिन आपने वो जमाना देखा होगा कि जब आम चलते फिरते कहीं भी एनकाउंटर शुरू हो जाता, आपको अपनी जान बचाने के लिए तो दौड़ना पड़ता, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब तो कई बरस से मुझे लगता है जो नए बच्चे हैं उनको तो ये भी नहीं मालूम कि पत्थरबाजी होती क्या है, जबकि पिछली पीढ़ी के बच्चों के लिए तो ये बड़ा आम शुगल था। इस तरह से, और रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म, लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर घाटी पहुंचा है पिछले सीजन में, अभी भी उसी तरह ट्रेंड चल रहा है। पहली बार होम टूरिज्म, हालांकि मेघालय और पूर्वोत्तर में होम टूरिज्म की रिवायत है, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं थी, वहां पर भी होम टूरिज्म शुरू हुआ और लोगों के घर मकान खाली हो गए। और आज जबकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो 2-3 दिन के भीतर ही 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु वहां पहुंच गए। यानी मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर स्थिति सामान्य है कि नहीं है, इसका सबसे बड़ा मापदंड है टूरिस्ट, सबसे बड़ा मापदंड है वो यात्री। क्योंकि जब भी कोई अपना परिवार लेके हॉलीडे मनाने आता है, अवकाश मनाने, तो मैं क्या कह रहा हूं उस पर यकीन नहीं करेगा, बीजेपी क्या कह रही है उस पर नहीं करेगा, मीडिया क्या कह रहा है उससे नहीं, वो अपने सूत्रों से पता लगाएगा। उसका वहां कोई साथी होगा, कोई कुलीग होगा, कोई दोस्त होगा, कोई परिचित होगा, उसको कहेगा भाई साहब यार बताना यार। सब तो मीडिया तो कहता है, सरकार भी कहती है, लेकिन वाकई मैं बीवी बच्चों को लेकर आऊं तो सुरक्षित रहूंगा, तो कहता हाँ आइए, यहाँ तो आम लोग घूम रहे। यानी वो हमारा सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है। एब्सोल्युटली। अब जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आता है, इस कदर आता है कि वहां गाड़ियों के जाम लग जाते हैं और रहने की जगह ही नहीं रहती, तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि अब परिस्थिति बदली है। जी, प्रमाण एक और है, लाल चौक पर लहराता हुआ फहराता हुआ तिरंगा, और निश्चित तौर पर वो भी एक काबिले तारीफ बात है सर। लेकिन क्योंकि सरकार आपकी कड़े फैसलों के लिए जाने जाती है, मैं वापस से 400 पार पे लौट रही हूं, जो नहीं हुआ, सरकार आपकी बनी, लेकिन कई ऐसे एजेंडे थे आपकी सरकार में जो 3rd टर्म में आप चाहते थे कि पूरा हो, मसलन यूनिफॉर्म सिविल कोड, मसलन एनआरसी, मसलन 1 नेशन 1 इलेक्शन, वक्फ। आपको लगता है कि कम नंबर होने की वजह से ये प्रभावित हो सकते हैं, या ये कड़े फैसले आने वाले 5 साल में हम आपकी सरकार द्वारा देखेंगे? नहीं, देखिए, पिछले 10 बरस का जो रिकॉर्ड है मोदी जी का, उसमें आपने ये बात महसूस की होगी कि एक तो उसमें निरंतरता, जी, कंसिस्टेंसी, दूसरा निष्ठा, कमिटमेंट, जो करना है, जो कहा है वो करना ही करना है, टाइमलाइंस के भीतर करना है, तीसरा संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करना, वहां तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा गया,
और ये जो अगले 5 साल है, इसमें उन्हीं 10 साल के एक तो जो गेन्स हमारे रहे हैं उनकी कंसोलिडेशन होगी, और दूसरे जो हमारे नए टारगेट्स हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे सबसे प्रमुख नुमाया तौर पर जिसकी दुनिया ने भी जिसका दृश्य देखा वो था हमारा स्पेस का जी। चंद्रयान। अब बहुत कम लोगों के ध्यान में है कि हमारे इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी जी। और 1969 का साल वो साल है जब अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था। हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। आज वही अमेरिका पीछे है और हम साउथ पोल पे पहुंच गए। यानी अभाव किसी बात का नहीं था, प्रतिभा का नहीं था। हमारे वैज्ञानिक, हमारे दूसरे वहां के जो कर्मी हैं, उनमें किसी तरह की क्षमता की कमी नहीं थी, लेकिन वो अनुकूलता का अभाव था जो नीति निर्धारकों स्तर से आता है, जो राजनीतिक नेतृत्व से, पॉलिटिकल लीडरशिप से आता है। उसकी पूर्ति मोदी जी ने की, उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, उसके रिसोर्सेज बढ़ा दिए। और अब आपके माध्यम से एक बात मैं शेयर भी कर लूं कि अगले साल हम पहला हिंदुस्तानी स्पेस में जाने वाला है। वो हमारा टारगेट है। हमने तो सोचा था कि हम 2022 में ही चले जाते, लेकिन उस समय चूंकि लॉकडाउन हो गया और हमारे जो प्रशिक्षण चल रहा था रूस में, उनको वापस आना पड़ा। अब हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स वो आइडेंटिफाई भी कर दिए गए हैं। उसमें 3 ग्रुप कैप्टन और 1 विंग कमांडर। 2025 में हमारे ट्रायल फ्लाइट्स हो रहे हैं। 2025 में हमारा पहला मानव अंतरिक्ष में जाएगा। वैसे तो राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो रूस का मिशन था। और साथ ही साथ एक और बात जो कम जानकारी है कि 2025 में ये हिंदुस्तानी हमारे 3 सी डेप्थ में भी जाएंगे, क्योंकि डीप सी मिशन का भी घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से की। आने वाले समय में जब हम कहते हैं कि हम तीसरे दर्जे की इकोनॉमी बनेंगे, फिर पहले दर्जे की, तो कभी हमने सोचा कि वैल्यू एडिशन होगी कहां से? ये उन रिसोर्सेज से होगी जो ना अभी तक तराशे गए ना तलाशे गए। हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। और हमारे यहाँ एक समुद्र है जिसका नाम हिंद महासागर है। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ मित्रों से कह रहा था कि यू हैव एन आइलैंड कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, यू हैव अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, बट यू डोंट हैव एन ओशन कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन ओशन। सो आई हैव एन ओशन, क्योंकि इसमें वो संपत्ति छिपी है जो अभी किसी ने देखी नहीं। मेटल्स, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, तो ये सब उसके लिए डीप सी मिशन शुरू। और उसके तहत पहली बार, क्योंकि 6,000 मीटर तक लगभग अनुमान रहता है कि सी की डेप्थ है, तो पहला जो मिशन होगा 5, तो 1 इंडियन ह्यूमन इन स्पेस एंड 1 इंडियन ह्यूमन डीप सी। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भारत 24 में हम विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, और यहां से बड़े ऐलान, और निश्चित तौर पर जो हमारी स्पेस क्रांति है शानदार है। और एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी, क्योंकि शायद वो आपसे छूट गया, क्योंकि चंद्रयान की अगली तैयारी भी हो चुकी है और उसको लेकर भी इसरो लगातार काम कर रहा है। उसको लेकर विजन क्या है सर? नहीं, एक खासियत ये भी रही है हमारे स्पेस विभाग की कि हमने केवल रॉकेट छोड़ने तक उसे सीमित नहीं रखा जी। रॉकेट वो एक रिसर्च और डेवलपमेंट के नजरिए से वो तो अच्छा कार्य है, और एक हमें विश्व में प्रथम श्रेणी के देशों में शुमार होने का अवसर भी देता है। लेकिन मुझे लगता है एक काम हमने वो भी किया जो शायद बहुत सारे देशों ने नहीं किया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बाकी सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया। मीडिया में तो है ही है, आज तो सब कुछ है। उसके अतिरिक्त रोड कंस्ट्रक्शन में, स्मार्ट सिटीज में, एग्रीकल्चर में, सॉइल हेल्थ कार्ड में, सैटेलाइट्स के द्वारा मैपिंग करना, और अब तो वो पटवारी और जो काम रेवेन्यू वाले करते थे वो अब सैटेलाइट और ड्रोन करने लगे। और वो भी इसलिए संभव हुआ कि नई नीति लाई गई। मोदी जी ने लाया, नया जियो स्पेशल पॉलिसी नहीं हुई, स्पेस पॉलिसी नहीं, ड्रोन्स को लेकर के जो पहले रेगुलेशंस थी जो अनावश्यक थी उनको हटा दिया। तो कहने का तात्पर्य कि स्पेस टेक्नोलॉजी भी अब केवल सीमित रॉकेट तक नहीं रही है, वो घर घर पहुंच चुकी। इसी प्रकार से हर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, और ये क्रम निरंतर जारी, अब ये रुकेगा नहीं जी, क्योंकि ये मोदी जी की प्रतिबद्धता और उनकी गारंटी का एक हिस्सा है। बिल्कुल उनकी इच्छा है, लेकिन बजट से कुछ उम्मीद स्पेस सेक्टर के लिए ज्यादा आप करेंगे? हाँ, आपने ठीक कहा। देखिए, उसमें क्या है कि हम जब बात करते हैं गायबाना सुबह सैर करते हुए, हमारा एक स्वभाव रहता है, अरे क्या किया हिंदुस्तानियों ने, वो देखो अमेरिका वहां पहुंच गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने स्पेस सेक्टर को 60-70 साल
सरकारी खजाने से ही फीड किया, जबकि जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं नासा, उसका 70-80% रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट है। पहली बार ये सोच जब आई, प्रधानमंत्री जी के आगे रखी, तो ये कॉन्सेप्ट आया है जो अभी हम लागू करने वाले हैं। आपने अच्छा किया, पूछ लिया, संसद में पारित भी किया, वो मैं ही लाया था, अनुसंधान का विधेयक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिस तरह से अमेरिका का है नेशनल रिसर्च सोसाइटी, उसी की तर्ज पर, जिसमें लगभग 60-65% रिसोर्स बाहर का होगा। क्योंकि अगर हमें यहां से आगे बढ़ना है तो आपका कहना ठीक है कि हम पूरी तरह सरकारी खजाने पर निर्भर नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं करता। और इसीलिए जब से अभी 2-3 बरस ही हुए हैं आपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टनर्स के लिए खोला, तो केवल 7-8 महीने में अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्राइवेट सेक्टर ने किया। हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स वर्ल्ड पोटेंशियल के बन गए। हमारे जो पहला एक स्टार्टअप था, उस समय हमारे 2 साल पहले एक स्टार्टअप होता था, अब हमारे बढ़ के 199 200 हो गए। मैं कह रहा था अगर खबर बनानी है तो आप कह सकते हैं 200 गुना बढ़ गए, क्योंकि 1 से 200 हो गए। और हमारे जो पहले के स्टार्टअप्स थे उन्होंने प्राइवेट रॉकेट बनाने के यूनिट लगा लिए, एक ने हैदराबाद में। तो ये सब इसलिए हुआ कि रिसोर्स का अभाव जो था, और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा ये उसी दिशा में एक कदम होगा। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स भी है, नॉलेज रिसोर्स भी है, क्योंकि जैसा इंटीग्रेशन होता है सब लोग बढ़ते हैं, आप युवाओं को भी आने देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी आने देते हैं, तो आपको केवल आर्थिक रूप से ही उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता, उनके अनुभव, उनकी एक्सपर्टाइज को भी आप अपने साथ समन्वय में लाते हैं। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और अब ये बाकी विश्व भी इस बात को महसूस करने लगा है कि अब भारत भी उसी। अच्छा, इसका एक प्रमाण और है कि अब हम, पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी 10-15 साल बाद में आती थी। अब इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने पहली बार टेलीविजन कब देखा होगा? सन 1970-71 में जी। और पहली बार चित्रहार देखा होगा। फिर आप बेचैन रहते कि सप्ताह में 1 दिन फिल्म आएगी, फिर आएगी 2। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं, ये अमेरिका 1950 में देख रहा था। यानी हमारे यहाँ टेलीविजन आने में भी 15-20 साल एक्स्ट्रा लग गए। 1960 में जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जिसमें जॉन कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन के साथ डिबेट करके और उनको ख्याति प्राप्त हुई, उस समय यहां तो मालूम ही नहीं था कि टीवी क्या और टीवी डिबेट क्या है। यानी लेकिन आज वैसा नहीं है। आज चाहे स्पेस सेक्टर है, हम कई स्तर में हमसे अधिक आगे हैं। इसी प्रकार अगर हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी है तो हम 6-7 देशों में जो क्वांटम में है, या जैसे हमारा मेरीन का है काम, जैसे समुद्र का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब वो जो खला थी, जो वक्त के लिहाज से जो गैप था, वो भी जाता रहा। तो अब हम बिल्कुल उसी स्तर पर चल रहे हैं जिस तरह से विश्व चल रहा है, और बहुत जल्द मुझे लगता है 2047 से पहले हम उस मैदान पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम 2047 विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। सपाना, अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले मैं उन 5 प्राइम सेक्टर्स का आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगी जिसमें एक स्पेस को आप शामिल रखेंगे। उस 2047 विजन में वो 5 सेक्टर्स कौन से हैं जिसके बाद जो मोदी के तीसरे टर्म की गारंटी थी तीसरी इकोनॉमी बनने की, उसको हम कैसे पूरा करें? जैसा तो आपने कहा कि जहां तक विज्ञान का संबंध है, स्पेस तो है ही है। स्पेस तो बल्कि अभी से ही हम दूसरे देश हमारा अनुसरण करने को देगा। इसी तरह से हमारा डीप सी मिशन, समुद्र की ओर हमारा पहली बार ये खोज का काम शुरू हो रहा है, जो शायद बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल का काम करेगा। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज जो अभी तराशे नहीं गए, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे 5-6 राज्य ऐसे हैं जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरोमा मिशन अभी शुरू हुआ, लेवेंडर का एक नया एग्रीटेक स्टार्टअप्स, क्योंकि हम ये सोच बैठे थे कि शायद स्टार्टअप का अर्थ है आईटी, लेकिन हमारा स्टार्टअप तो एग्री स्टार्टअप है, हमारा स्टार्टअप मेरीन स्टार्टअप है। आज लेवेंडर एक नया आयाम बन करके उभरा है। 26 जनवरी में उसकी झांकी भी थी करते हुए पथ पर, और उसका अनुसरण बाकी देशों में किया। तो इस तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिनको हमने अभी तक उस तरफ तवज्जो नहीं दी या प्राथमिकता नहीं दी, ये हमारी इकोनॉमी की वैल्यू एडिशन में काम करने वाले हैं।